Assalamu alaikum. In this video we are going to study about the anatomy of the brain. Anatomy of the brain में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उनके स्ट्रक्चर्स, हर ब्रेन का हर एक स्ट्रक्चर ब्रेन टिश्यू का, और उसमें हम पढ़ेंगे कि उसका क्या मेन फंक्शन है जो कि हमारे पास MCQ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की, जो कि हमारा माथा है, जिसमें हमारे पास बाल लगे हुए हैं ताकि हीटिंग प्रोसीजर से बचा सके. तो जब आप उनको निकालते हो, स्किन को निकालते हो, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? स्कल दिखेगा. अब स्कल को मैंने यहाँ पे स्केल लिख दिया है, आई एम सॉरी. तो ये जो स्कल है, इसको जब आप रिमूव करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको ब्रेन टिश्यू मिलेंगे, लेकिन ब्रेन टिश्यू उस स्ट्रक्चर में नहीं मिलेंगे जिस स्ट्रक्चर में हमें अखरोट मिलता है. तो अखरोट वाला स्ट्रक्चर फ़ौरन नहीं आता, पहले हमारे पास एक कवरिंग आती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस. तो वही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इतनी लंबी कहानी डिस्क्राइब की. अब वो जो मेनिंजेस हैं वो हमारे पास उस हमारे अखरोट को कवर करके बैठे होते हैं. जैसे कि हम अगर अखरोट में भी जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर वॉलनट को जब हम ब्रेक करते हैं, अखरोट वॉलनट होता है फॉर बर्गर किड्स, तो जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर भी हमें एक लेयर दिखती है कि हमारे जो शेल है, शेल के अंदर एक लेयर पड़ी हुई होती है. तो वही वाली एग्जांपल यहाँ पे भी है. हमारे पास जो कि एक मेनिंजेस आता है जब हम अपने स्कल को ओपन करते हैं, कट ओपन करते हैं. तो अब जो हमारे पास क्रेनियम को हमने निकाल लिया तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया, जिसमें पूरी ये वाली ग्रेश टाइप की जो कि शीट चढ़ी हुई थी, इस शीट को जो कि है मैंने निकाल लिया एक साइड से ताकि मैं आपको दिखा सकूं. सबसे ऊपर हमें जो लेयर मिली वो है ड्यूरा मैटर. उसके बाद जो मिली वो हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर है, और उससे नीचे हमारे पास पिया मैटर है. अब दो लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है उनका अलग अलग नाम है. ड्यूरा और एरेक्नॉइड के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस. एरेक्नॉइड और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस, क्योंकि वो एरेक्नॉइड के नीचे है और वो ड्यूरा के नीचे है. अब हमारे पास एक और स्पेस बचती है जो हमारे पास कहाँ पे है? जो हमारे पास है स्कल और ड्यूरा मैटर के दरमियान. जो स्कल हमने कट आउट कर लिया, क्रेनियम जो हमने निकाल लिया, उन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे एपीड्यूरल स्पेस. उसके लिए हमें डिफरेंट मतलब एपीड्यूरल मतलब ओवर द ड्यूरम, ड्यूरा मैटर. अच्छा, अब बात करते हैं इन स्पेसेस में होता क्या है. इन स्पेसेस में हमारे पास जो कि हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करता है, और वो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ब्रेन को एज अ फ्लोट करा के रखता है, तो एक तरह से डैमेज होने से बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कंप्रेसिव फोर्सेस से बचा रहा है, और उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है. तो ये हमारे पास होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि इन स्पेसेस में सर्कुलेट करता है. ब्रेन सरफेस. फिर हमने जब मेनिंजेस को निकाला तो उसमें हमने देखा हुआ है कि ब्रेन सरफेस में जो कि ये अजीब से पता नहीं क्या बना हुआ था, ये कहीं पे डेप्थ है, कहीं पे उभरा हुआ है. तो हमने फिर इनको जो कि डिस्क्राइब किया कि भाई जो उभरी हुई चीज़ है उसको हम गायरस बोलेंगे, जो जो डेप्थ है उसको हम सल्कस बोलेंगे, लेकिन अगर डेप्थ कुछ ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिशर बोल देंगे, जो कि हमने लास्ट में मेंशन किया. आगे चलते हैं. तो फिर इसके बाद हमने इनको ब्रेन जो कि हमने देखा, हमारा अखरोट जो था उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया. तो ब्रेन को पार्ट्स हमारी जो है 4 में डिवाइड किया गया है. सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट, सेरेबेलम सेकेंड लार्जेस्ट, फिर इसके बाद थर्ड में आता है ब्रेन स्टेम, और फिर आता है डायनसेफ्लॉन. अब यहाँ पे आप ये तो देख रहे हैं कि भाई सेरेबेलम ये रहा, ब्रेन स्टेम ये रहा, सेरेब्रम ये रहा, डायनसेफ्लॉन किधर है? अब हमने क्या किया? सेरेब्रम को जो कि कैडावरिक बॉडी के अंदर हमने काट के जो कि डिस्कवर करना शुरू किया. तो शुरू में हमें जो कि वाइट मैटर की लेयर्स दिखी, ग्रे मैटर्स की लेयर दिखी. फिर हम जब अंदर आए तो हमने देखा ये क्या है, यहाँ पे तो एक और सिस्टम बना हुआ है. तो इसमें हमारे पास जो कि अंदर डायनसेफ्लॉन मिलता है. तो मिड ब्रेन जो ब्रेन स्टेम का अपर सेक्शन होता है उसके ऊपर जब हम देखते हैं तो हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, बहुत सारे. तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के हमने एक नाम दे दिया डायनसेफ्लॉन. आगे हम देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं. फिर हमने लास्ट में एक BCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन दे दी कि हमारे पास 1000 बिलियन जो कि है न्यूरॉन्स होते हैं एक ब्रेन में, और एक ब्रेन का वेट तकरीबन 1300 to 1400 ग्राम होता है. और
जो हमारे पास न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो रीजनरेट कभी भी नहीं करते, और जो रीजनरेट करते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, वो ग्लियल सेल्स होते हैं जो कि सराउंडिंग में लगे हुए होते हैं, सराउंडिंग द न्यूरॉन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम को हम डिटेल में पढ़ते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में हमारे पास क्या दिखा, हमने जो क्या है सबसे पहले देखा कि उसमें दो हेमिस्फीयर थे, एक राइट था एक लेफ्ट था, जो कि बीच में से एक फिशर था उससे डिवाइड हुआ हुआ था। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि वो जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है, और राइट पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो कि ज़रूरी था बताने के लिए। और इसमें हमारे पास ग्रे मैटर टॉप पे होता है, फिर वाइट मैटर आता है, और इसके पास 4 लोब्स होते हैं। फ्रंटल लोब जो कि हमारे पास सामने सामने है, पहले डायग्राम में समझा देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो फ्रंटल लोब, ये जो सामने वाला सबसे बड़ा लोब है ये फ्रंटल लोब है, जो कि थोड़ा पिंकिश टाइप का कलर हुआ हुआ है। मैं वैसे तो कलर ब्लाइंड हूँ, तो हो सकता है मेरी कलर जो कि है एक्यूरेसी थोड़ी सी अजीब सी हो। खैर, फिर उसके बाद जो हम देखते हैं साइड, लेटरल साइड में हमने देखा कि टेम्पोरल लोब है, जो कलर से डिफ्रेंशिएट भी किया हुआ है, लेबल भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर से बना हुआ है। पैराइटल लोब जो कि है थोड़ा पर्पलिश, लाइट पर्पल, जो कि टॉप पे होता है, टॉप ऑफ द ब्रेन के पास है। ऑसिपिटल लोब इज एट द बैक साइड, जो कि हमारे पास ऑफ वाइट टाइप का कलर से लेबल हुआ हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ गायरस और कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आए जो कि हम जिनको लोब में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हमारे पास वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस विच इज डिवाइडेड बाय अ सोलुकस नोन एज सेंट्रल सोलुकस। तो ये हमारे पास जो दो स्ट्रक्चर्स आ गए। फिर हमारे पास जो कि लेटरल सोलुकस, एक लाइन आ गई बिटवीन द फ्रंटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब, जिसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, लेटरल सोलुकस है। और सेरेबेलम, आप देख सकते हैं ये पीछे सेरेबेलम है और नीचे ब्रेन स्टेम है, जो कि हमने पहले भी एक दफ़ा आपको बता दी। अब बात करते हैं फंक्शन की। फ्रंटल लोब हमारे पास क्या फंक्शन करेगा, कॉग्निशन, मतलब होशियारी आप में जो है, आप जो स्टूडेंट्स होशियार हैं, जो मेरी चीज बात को समझ रहे हैं, तो इस समझने का प्रोसेस भी फ्रंटल लोब कर रहा है। और इसको हम मोटर कॉर्टेक्स भी करते हैं, जितनी भी मूवमेंट्स है वो मोटर कॉर्टेक्स ये है फ्रंटल लोब, तो इसका जिम्मेदार ये है। लेकिन इसके साथ बताता चलूँ कि डाइनसेफ्लॉन जो पूरा एरिया है ये भी मोटर कॉर्टेक्स में बहुत हेल्पफुल है। ये हमारे पास बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। फ्रंट पे जो है हमारे पास सेरिब्रम काम कर रहा होता है, जिसका फ्रंटल लोब काम कर रहा होता है। इस वजह से हमारे पास जो कि डाइनसेफ्लॉन में भी थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन हमारे पास सेरिब्रम बिल्कुल सही होता है, फिर भी हमारी मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रोंकास एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होता है फ्रंटल लोब के अंदर, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच के अंदर, मतलब बोलने में। पैराइटल लोब हमारे पास जो कि है सारी जो कि बॉडी की सेंसरी इनपुट है उनको रिसीव करता है, सेंसरी कॉर्टेक्स कहलाता है प्यार से। टेम्पोरल लोब हमारे पास जो कि है लेफ्ट साइड पे होता है, तो उससे आप याद कर सकते हो, कान की तरफ होता है तो कान का फंक्शन करेगा। और स्मेल जो कि इसका डिफरेंट फंक्शन आ जाता है सामने से, जो कि नाक की तरफ से आ रहा है, लेकिन नाक के लेवल पे ही होता है टेम्पोरल लोब, तो हम उससे भी याद रख सकते हैं। वर्निक्स एरिया हमारे पास क्या किस चीज़ के लिए होता है, एक तो अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, ऑडिटरी इनपुट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और दूसरा हमारी जो कि है कोई भी हम आपको बात करनी है उसको सही तरीके से अगर करनी है, सोच समझ के करनी है, तो हम हमारा वो कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वर्निक्स एरिया। और ये हमारे पास टेम्पोरल लोब को हम प्यार से ऑडिटरी लोब कहते हैं, ऑसिपिटल लोब को विजुअल कॉर्टेक्स या विजुअल लोब या विजन लोब कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है, आंखों से जो भी इनपुट है उसको इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी ऑसिपिटल लोब की है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसकी हम पिक्चर बाद में देखेंगे। वो हमारे पास सेरेब्रम और सेरेबेलम को डिफाइन करने के लिए या डिवाइड करने के लिए हमारे पास ट्रांसवर्स फीचर यूज होता है, जो कि बीसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट को, मतलब बॉडी मूवमेंट तो हो रही है लेकिन उसको स्मूथली परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सेरेबेलम रोल प्ले करता है। तो देख लें हमारे पास खाली फ्रंटल लोब काम नहीं कर रहा, साथ में ये भी काम कर रहा है सेरेबेलम। एनाटॉमिकली ये एक बटरफ्लाई की तरह का दिखता है और इसके भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं, जस्ट लाइक सेरेब्रम। तभी तो मैं इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं हुआ करिएगा। सेरेबेलम और सेरेब्रम अलग होते हैं, ये समझते समझते मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई। खैर नहीं गुजरी, मजाक करो। खैर 3 लोब्स होते हैं इसके अंदर। कौन से लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब होता है, लूबो
लूबोरोस्ट्रल और लूबोफ्लोक्यूलोनोडुलर और लूबोकॉर्डल। ये सब साइंटिफिक नेम्स हैं, ये मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि पिक्चर में ये नाम दिए हुए थे। एंटीरियर लोब, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब और पोस्टीरियर लोब आसानी से बोला जा सकता है इनको। तो जो रेड कलर से दिख रहा है ऊपर, पहली बात ये इंफीरियर व्यू है, आप नीचे से देख रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर देख रहे हो सेरिबेलम की तरफ। तो हमारे पास टॉप मोस्ट जो कि लोब है वो हमारे पास लोबोरोस्ट्रल आ गया, और बीच में जो कि एंटीरियर लोब आ गया, और बीच में जो कि हमारे पास फ्लोक्यूलोनोडुलर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये बीसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला लोब है। उसके नीचे हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कॉर्डल लोब है, लोबोकॉर्डल या फिर पोस्टीरियर लोब। फिर हम आते हैं कि फंक्शनल एनाटमी, तो हमारे पास फंक्शनली लेटरल हेमिस्फीयर, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर और वर्मिस में डिवाइड किया गया है। वर्मिस मेरे ख्याल से मैं बताना भूल गया, जो हमारे पास सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है दो हेमिस्फीयर के दरमियान, उसको हम वर्मिस कहते हैं। वर्मिस और इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर दोनों हमारे पास मोटर एग्जीक्यूशन में काम कर रहे हैं। फिर नीचे आते हैं लेटरल हेमिस्फीयर, हमारे पास मोटर प्लानिंग के अंदर काम कर रहा है। फ्लोक्यूलोनोडुलर जो कि हमारे पास बैलेंस एंड आई मूवमेंट्स के अंदर काम कर रहा है। तो ये भी हमारे पास मोटर एक्टिविटी के लिहाज से सेरेब्रम का फ्रंटल लोब और सेरेबेलम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फिर हम आते हैं ब्रेन स्टेम की तरफ। ब्रेन स्टेम हमारे पास जो कि मैं पहले दिखा चुका हूँ क्या है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सेरेब्रम के अंदर का कौन सा पार्ट को स्टार्ट किया और कहाँ से उठाया है, जिसके अंदर हमारे पास मिड ब्रेन आ सकता है। नहीं तो हम नॉर्मली अगर देखें तो हमें यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, पॉन्स तक दिखता है, मिड ब्रेन आपको नीचे से नहीं दिखेगा। खैर, तो हमने यहाँ से जो कि सेरेब्रम को काट के इस तरफ जो कि है एक चीज़ रख दी जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ऊपर का जो एरिया है जहाँ पे आपको थैलेमस दिख रहा है, ये डाइनसेफ्लॉन का पार्ट है, आगे समझाता हूँ। नीचे का एरिया, यहाँ से डाइनसेफ्लॉन के नीचे हमें मिड ब्रेन दिखता है। मिड ब्रेन से जो कि ब्रेन स्टेम शुरू होता है। मिड ब्रेन इज द टॉप मोस्ट पार्ट, उसके नीचे पॉन्स है, उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और उसके नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होती है। ब्रेन स्टेम के फंक्शंस पढ़ते हैं। मिड ब्रेन हमारे पास क्या करेगा, ऑडिटरी सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, विजुअल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, और हमारे पास जो कि अरोजल को मेंटेन रखेगा। और इसका दूसरा नाम मेसेनसेफ्लॉन है, और मेसेनसेफ्लॉन के ऊपर डाइनसेफ्लॉन होता है। पिक्चर जो कि मैंने थोड़ी बड़ी कर दी है, कुछ टेक्स्ट कट गए हैं। खैर, पॉन्स में हमारे पास क्या है, पॉन्स में हमारे पास कनेक्ट करेगा सेरेबेलम। पॉन्स क्या करता है, सेरेबेलम को कनेक्ट करता है टू द रेस्ट ऑफ द सेरेब्रम, और क्या करेगा, अनकॉन्शियस प्रोसेस मैनेज करता है और स्लीप वेक साइकिल मैनेज करता है। मेडुला हमारे पास ऑटोनॉमिक कंट्रोलर है, इसको मैं ऑटोनॉमिक कंट्रोलर कहूँगा क्योंकि ये वेजोमोटर सिस्टम को मेंटेन करता है, जिसमें हमारे पास हार्ट रेट आता है और हमारे पास ब्लड प्रेशर आता है, और हमारे पास ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को भी मेंटेन करता है। डाइनसेफ्लॉन, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको समझने में मुझे बड़ा टाइम लगा, हो सकता है आप आसानी से समझ जाएं अगर आप कुछ ज़्यादा होशियार हैं। खैर, तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जिनको मैं पहले पिक्चर में दिखा देता हूँ, पिक्चर समझाता हूँ, फिर आके उनका फंक्शन समझाता हूँ। ये हमारे पास पिक्चर है किसकी, डाइनसेफ्लॉन की। डाइनसेफ्लॉन हमारे पास ये जो कॉर्पस कलोसम है, जो ये ऊपर डिश बनी हुई है, इसके नीचे से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले एपिथैलेमस आता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ब्राउन कलर से डिफ्रेंशिएट हुआ है ओवर द थैलेमस। फिर नीचे पिंक कलर का थैलेमस है। थैलेमस के नीचे अगर आप देखें हाइपोथैलेमस, ये शायद ग्रीन या ब्लूइश टाइप का है। तो हाइपोथैलेमस के साथ हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और एपिथैलेमस के साथ हमारे पास पिनियल ग्लैंड होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में आपका पिनियल ग्लैंड दिखाता चलूँ। तो ये हमारे पास पिनियल ग्लैंड है, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। असल में ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि भाई थैलेमस के पीछे है, लेकिन आप देखें कलर डिफरेंशिएशन हुई हुई है, तो इसका कनेक्शन जो कि है एपिथैलेमस के साथ होता है। एपिथैलेमस की जो कि एक्सटेंशन आके जो कि पिनियल ग्लैंड बना रही होती है, इसलिए ये लोग हम लोग इसको जो कि एपिथैलेमस के साथ इसको रखते हैं। तो हम सबसे जल्दी जो कि इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, टाइम बहुत गुजर गया है। एपिथैलेमस और पिनियल ग्लैंड हमारे पास सर्केडियन रिदम को जो कि रेगुलेट करता है, और किस तरह से रेगुलेट करेगा, मेलेटोनिन रिलीज करेगा, जो कि हमारे पास पिनियल ग्लैंड इसलिए ग्लैंड है क्योंकि वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कह रहे हैं मेलेटोनिन। और इसी तरह से ये हमारे पास इमोशन को भी करता है, कंट्रोल करता है थ्रू द लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम में ये एक पार्ट रोल प्ले करता है और इमोशन को कंट्रोल करेगा। थैलेमस या फिर सब थैलेमस, दोनों नाम इसके लिए दे सकते हैं। सब थैलेमस मेरे ख्याल से हाइपोथैलेमस को कहा जा सकता है ज़्यादा। खैर, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो लेट्स कीप इट सिंपल, खाली थैलेमस को कंसीडर करें। ये सब थैलेमस हमने मैंने काट दिया अपनी स्लाइड में से।
तो सेंसरी रिले स्टेशन होता है ये हमारे पास, जितना भी सेंसरी इनपुट आता है डायरेक्ट पैराइटल लोब में नहीं आता, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया। कहाँ पे आता है? पहले थैलेमस में आता है, एक रिले स्टेशन है, और वापस जाते वक्त भी थैलेमस से थ्रू जो कि मतलब एक रिले स्टेशन है, बीच में चेक पोस्ट लगा हुआ है कि भाई यहाँ पे दिखाओ क्या भेज रहे हो, अच्छा ये भेज रहे हो, ओके सेरेब्रम को दे दो। और लर्निंग और मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसमें हमारे पास आता है हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि मेमोरी में हो सकता है फिजियोलॉजी में आपने पढ़े हो। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन करते हैं, होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर। हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास मास्टर ग्लैंड होता है, और हाइपोथैलेमस उस मास्टर ग्लैंड को चलाने वाला रेगुलेटरी बॉडी होती है, और ये होमियोस्टेसिस भी मेंटेन करता है, टेम्परेचर वगैरह बॉडी का, और स्वेटिंग वगैरह रिस्पॉन्स जो है, इस तरह की चीज़ें। तो बहुत सारे इनके भी फंक्शन हैं जो कि हो सकता है आप फिजियोलॉजी में बहुत डीपली पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर मैंने पहले समझा दी है। फिर आगे चलते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया हमारे पास क्या होता है? डायंसेफ्लॉन के ऊपर ये जो डिश तरीके का स्ट्रक्चर जो कि शुरू से दिख रहा था, ये डिश तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं, और प्यार से कॉर्पस कैलोसम कहते हैं कलेक्टिवली। और इस कॉर्पस कैलोसम के साथ साथ 2-3 और भी न्यूक्लियस हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये भी ऐड हुआ होता है बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया का एक्चुअली फंक्शन क्या है? ये हमारे पास किसी भी मोटर एक्टिविटी को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हमारे पास जैसे फ्रंटल लोब था, वो हमारे पास मोटर एक्टिविटीज़ पहले बेसल गैंग्लिया को भेजता है, बेसल गैंग्लिया उनको कोऑर्डिनेटेड वे में अरेंज करके वापस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेजेगा, और फिर वहाँ से सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास ऑर्डर जाता है कि भाई ये मूवमेंट एग्जीक्यूट करो। इसमें हमारे पास जो कि 5 जो कि इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस हैं, जो कि बहुत दफ़ा एससीक्यूज में भी आ सकते हैं, बीसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सबस्टेंशिया नाइग्रा और कॉर्पस कैलोसम कलेक्टिवली आप कह सकते हो, लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करो तो कॉर्पस कैलोसम की जगह आप बोलोगे कॉर्डेड न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस, प्यूटामेन एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। हमारे पास जो छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जो डायंसेफ्लॉन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताना भूल गई, बेसल गैंग्लिया इज द गैंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इससे आपको याद रहेगा कि 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो कि हम बेसल गैंग्लिया कलेक्टिवली बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेंट्रिकल्स में हमारे पास किस तरह के होते हैं उनकी पिक्चर्स देख लें। ये हमारे पास डायंसेफ्लॉन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके दरमियान छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। उन छोटे छोटे स्पेसेस को हम थोड़ा बड़ी डायग्राम करके थोड़ा सा समझा देते हैं कि भाई लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन स्टेम के पीछे होता है। इसके स्ट्रक्चर्स वैसे ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसके आगे क्या है, पीछे का बॉर्डर कौन बना रहा है, अपर बॉर्डर कौन बना रहा है, ये फिर कभी किसी लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम वेंट्रिकल को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम खाली ये देख लेते हैं, वेंट्रिकल में हमारे पास जो लेटरल वेंट्रिकल है वो कनेक्ट हो रहा है थर्ड वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ द फोरामेन ऑफ मोनरो, और फिर इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल जो कि कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। तो इसलिए हमने कलर कोडिंग जो कि डिफरेंट की हुई है। फिर उसके बाद ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, हमने तो खैर नहीं की हुई, टीच मी एनाटमी नीचे लोगों देख सकते हैं, क्रेडिट गोज टू देम। फिर फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे सीधा वर्टिब्रा के अंदर पूरा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करने के लिए नीचे जो कि आपका फोर्थ वेंट्रिकल है जो कि कंटिन्यू हो रहा होता है। तो ये भी हमारे पास इंटरनल मतलब ब्रेन के अंदर CSF की सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, कौन? वेंट्रिकल्स, और CSF को प्रोड्यूस भी करते हैं। और ये हमारे पास जो उनकी ओपनिंग्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग्स के हिसाब से आपके लिए लिख दिया है कि लेटरल वेंट्रिकल, फोरामेन ऑफ मोनरो, थर्ड वेंट्रिकल एंड सेरेब्रल एक्वेडक्ट एंड देन द फोर्थ वेंट्रिकल। एंड इसके बाद जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस के अंदर ये सर्कुलेट कर रहा होता है सारा CSF। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द वीडियो। ये स्लाइड आपको स्लाइड शेयर पे मिल जाएगी, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें मैं लिखता रहता हूँ, जो जिस टॉपिक के हवाले से जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।